ओके सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक जेई। सो गाइज, बहुत सारे लोगों के अंदर जब जेई की तैयारी हम लोग करते हैं तो अमूमन हम लोग की शुरुआत होती है क्लास 9-10 से। और मैं अगर मान के चलूं तो 100 में से 99 बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते रहते हैं कि भैया क्लास 9-10 में तो मैं अपने स्कूल का टॉपर होता था। हाँ, ये बात सही है कि आप अपने स्कूल में टॉपर होते थे और ये हर बच्चों के साथ एप्लीकेबल रहता था। इवन में मुझे भी लगता था कि मैंने एसए 1 एसए 2 में फोड़े हैं और 10 सीपीए पाने के बाद 10 सीजीपीए पाने के बाद मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा टॉपर हूं। लेकिन जब क्लास 11th में हम लोग घुसते हैं, बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही सुंदर तरीके से आज मैं आपको समझाऊंगा कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपको कैसे सॉल्व करना है। शायद ये देसी विदेशी मेथड आपको कोई आज तक ना बताया हो, शायद ये चीजें आपको सबसे पहले कोई ना बताया हो। तो जो बच्चे इस वाले पार्ट में स्टक करते हैं कि भैया ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट कैसे बनता है फिजिक्स का, है ना, तो उनके लिए है कि भाई कैसे इस तरह की चीजें आपको करनी है। मैं बता दूं, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी 2016 की जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे अकेले के मार्क्स आए थे। उसमें 120 नंबर का जेईई मेन का पेपर होता था, 74 नंबर मेरे मैथ्स में आए थे, 8 नंबर और 42-43 नंबर केमिस्ट्री में आया था। तो शुरुआत यानी क्लास 11-12 से ही मैंने फिजिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है और मैं बहुत ही अच्छी तरह गहराइयों को जानता हूं और उन्हीं गहराई वाली बातों को मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करने आया हूं इस अनअकैडमी के लेट्स क्रैक जेईई प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में भर भर के मुझे लिखेंगे अपने प्रॉब्लम्स को, ताकि मैं और ऐसे डेडिकेटेड वीडियोस आपके लिए लेते आऊं। आपको बताते चलूं कि जब हम क्लास 10 से 11th में जंप करते हैं, है ना, 10th और 11th एक कुआं और खाई की बात समझते हैं कि अगर ये छोटी सी दुनिया क्लास 10th की है तो ये बड़ी सी दुनिया क्लास 11th की है। 10th में हम लोग बेसिक एप्लीकेशंस यानी फॉर्मूला अगर हमें पता है किसी भी चीज का तो आने वाले कोई भी प्रॉब्लम्स को हम लोग टैकल कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स हम लोग के सामने इजी लगती है। साथ में पेपर वगैरह भी कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं। एक सब्जेक्टिव पेपर आ जाता है जिसमें 2-4 न्यूमेरिकल आ जाते हैं, पावर निकालने को, हीट निकालने को, एक हॉर्स पावर में कितने वाट, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। क्लास 10th में जब आप 11th में जंप करते हो तो सबसे बड़ी बात होती है कि 10th में आपने ले ली एक जमीन। ध्यान से समझिएगा, ये होता है शुरुआती यानी स्टार्टिंग कंडीशन। जब हम लोग एक बहुत ही प्यारे ढंग से एक नया उपज होते हैं, मैच्योर होने की कगार पे होते हैं, तो हमने 10th में एक जमीन ले ली। सपोज करो फिजिक्स हमारी एक जमीन है, यानी हमने एक लैंड प्रॉपर्टी खरीद ली। अब जब क्लास 11th में आते हैं तो इस जमीन के ऊपर एक सुनहरा सा बंगला बनाना है, यानी एक सुनहरा सा घर बनाना, आशियाना बनाना है। उसी को हम लोग समझते हैं कि क्या चीज होगी। तो आप लोग भी जरा सोच के देखो, अगर आप अपने पिताजी माताजी से बात करोगे, अगर आप इतने ज्यादा प्लॉटिंग वगैरह, फिर अगर आप रियल एस्टेट में इतना ज्यादा नहीं जानते हो, तो कोई भी एक अमूमन सा बच्चा ये जानता होगा कि यार जमीन खरीदने के बाद घर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि भाई छड़ यानी बेस यानी पिलर जो हमारे जमीन से कितने डेप्थ में है, कितने मोटे पिलर्स हैं, कितने मोटे उसमें छड़ यूज की, यानी जो बेस कंपार्टमेंट होता है उस पर बहुत ज्यादा जोर किया जाता है। अगर आपको एक सुनहरा घर, टिकाऊ घर और बहुत ही मजबूत घर बनाना है, इट मींस यू हैव टू नेगोशिएट विथ योर मनी। आपको पैसों की चिंता ना करते हुए बेस पे बहुत ज्यादा वर्क करना है। आज की जनरेशन में यानी आज के जो बच्चे आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ी कौतूहल होती है कि अरे जल्दी से हमें सब मिल जाए, यानी हम जल्दी से टॉपर भी बन जाए, हमें जल्दी से अच्छे नंबर मिल जाए। आपके अंदर पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी होने लगी है, ऐसा मुझे लगता है आज के समय में। पर्सनली जहां तक मैं 2.5 साल 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, बड़े बड़े कोचिंगों में पढ़ा चुका, ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों को दे चुका, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ा चुका हूं, लेकिन मुझे जो ये चीज सबसे ज्यादा कमी खल रही है पेशेंस, यानी आप बेस पे उतना वर्क कर ही नहीं रहो। आज भी अगर मैं एक बच्चे से पूछूं बेटा जिम जाना चाहते हो, बोलेगा हाँ जिम जाना चाहता हूं। क्या चाहते हो? भाई जल्दी से मेरे बाइसेप्स बन जाए, अच्छे से मेरे ट्राइसेप्स बन जाए। वो ये नहीं सोचता है कि सबसे पहले मुझे जाके चिनअप करना पड़ेगा, पुशअप करना पड़ेगा, मेरी बॉडी को पहले मेरी फिजिक्स स्ट्रांग होगी। मेरी फिजिक स्ट्रांग जब तक नहीं होगी तब तक मैं उसमें मसल डेवलप नहीं कर सकता। बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, अगर आपको मसल्स डेवलप करने हैं तो आप उसके लिए अच्छी चीजें खाओगे, अच्छा डाइट खाओगे, अच्छी अच्छी मार्केट से चीजें खोजोगे, न्यूट्रिशन अच्छे से फॉलो करोगे, बैलेंस डाइट लोगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि बेस कितना मजबूत है, ये डिपेंड करता है कि आपने उस पर वर्क कितना किया है। लोगों को वेक्टर बकवास लगता है, लोगों को यूनिट डायमेंशन एरर बकवास लगता है, लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बकवास लगता है, लोगों को वर्क पर एनर्जी पावर बकवास लगता है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड है, क्योंकि वो समय लेता है, क्योंकि वो क्लास 10th में उसका कोई भी दीदार नहीं था। क्लास 11th में आके नई चीजें होती हैं, टीचर्स भगाते हैं सिलेबस, बच्चे भागते हैं सिलेबस, सिलेबस 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 चलता रहता है। आप पीछे 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 होते जाते हो, बाद में बोल देते हो भैया मेरे से फिजिक्स बन नहीं रहा है। द मेन रीजन इज नॉट अबाउट योर
कि भाई मेरा फिजिक्स बन नहीं रहा? द मेन रीजन इज कि आपका इंटरेस्ट टूट चुका है, आपका मन विहीन हो चुका है उससे, ठीक है? यह सबसे बड़ा रीजन है जहां तक मैं आज के समय में समझ पा रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा क्या होता है, फटाफट चीजें समझना चाहता है, फटाफट चीजें लेना चाहता है। अच्छी बात है, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा भाई चीजों को जल्दी देखना है, जल्दी समझना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नैतिक कर्तव्य विवेक है कि चीजें जल्दी से मुझे मिल जाए। बट ऐसे केस में होता क्या है कि जब आप जल्दीबाजी करते हो तो आप अपने बेस पे वर्क नहीं करते हो। उस बेस पे कैसे वर्क करना है मैं आज आपको बताता हूं। सबसे पहले तो कुछ उन चीजों को ध्यान में रखते हैं जो एक छोटा सा उदाहरण है, सभी लोग को लाइफ में अपनाना चाहिए। आपने एक बहुत पहले दूरदर्शन पे सीरियल आते हुए सुना होगा, कब, क्यों, कैसे। ये ट्रिक मानिए सचमुच काम करता है। इस वीडियो के अंदर अगर आप पूरा देखोगे तो मैंने 4-5 सवाल भी इसमें कराऊंगा अभी मैं, जिसकी मदद से मैं आपको इसको कन्वे करूंगा। कब, क्यों, कैसे का क्या मतलब है कि जब हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करते हैं तो फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन में एक चीज तो बहुत कॉमन सी रहती है कि एक ऐसा टर्म होता है जो आपसे पूछा जाता है। लाइक मान लीजिए हमसे बोला है कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ, ठीक है? मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको सब कुछ समझाते जाऊंगा, आप चीजों को समझते जाएंगे। एक चीज तो ऐसी होती होगी जो आपसे पूछा होगा कि ये निकाल के बताओ या फिर इसको कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है? और कोई भी क्वेश्चन आपको क्या करेगा, क्वेश्चन के अंदर आपको बड़ा सा स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट के अंदर कुछ डेटा दिए रहेंगे, कुछ मिसलेनियस बातें रहेंगी, कुछ और प्रोसेसेस बताए जाएंगे और लास्ट में जाएगा बोलेगा कैलकुलेट या एस्टिमेट फ्रिंज विड्थ, या फिर हम लोग इसको सिंपली बोल दें बीटा। कोई भी सवाल हो, चाहे वो जेईई मेन का हो, चाहे वो जेईई एडवांस का हो, पैटर्न सेम रहेगा। यह चीज आप समझना। अब सबसे बड़ा यह सवाल आता है पहला टर्म की कब, यानी हमें कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। डार्क फ्रिंज, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप इसे यह मत समझना कि भैया फ्रिंज पे ही सवाल हमेशा आएंगे। डार्क फ्रिंज कब है, ब्राइट फ्रिंज कब है, मैक्सिमा कब है, सेंट्रल मैक्सिमा कब है, मिनिमा कब अकर हो रही है, इवन पे पैटर्न पे चल रही, ऑड पैटर्न पे चल रही, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये फिट करना पड़ेगा कब, यानी कब कौन से फॉर्मूले के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज पूरी की पूरी चीज रखनी होगी कि भैया मेरा थ्योरेटिकल नॉलेज एकदम कंप्लीट है, यानी मैं थ्योरेटिकल नॉलेज में पूरा हूं, पूरा एकदम मेरा डेडिकेशन है कि मेरे को हर एक चीज पता, हर एक कंडीशन पता है कि ये कब होगा, ये एप्लीकेशन कब होगा, ये वाला टर्म कब आएगा, कब हमको सब पता है कि कब क्या करना है। क्यों, अब आपसे दूसरा सवाल पूछेगा क्यों, यानी कि भाई अगर हम फ्रिंज विड्थ निकालना चाहते हैं, अगर हम सवाल में कोई एक स्टेप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्यों बढ़ाएं। यानी अगर मान लीजिए मेरे पास इसकी जगह कोई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सवाल आ गया तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, दो स्फीयर अपने आप को टच कर रहे हैं तो क्यों टच कर रहे हैं। क्यों का मतलब होता है कि आपने विजुअलाइजेशन कितनी अच्छी तरीके से किया। अच्छा क्यों टच कर रहा है, अच्छा टच करने के वजह से क्या हो रहा है, अच्छा टच किया तो नॉर्मल फोर्सेस क्यों इधर लग रहे हैं, क्यों सीधे नहीं लग रहे, क्यों इन दोनों के ऊपर नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं। तो आपको क्यों के अंदर अपना विजुअल पावर तो बहुत ही स्ट्रांग करना होगा। भाई अगर बोल दिया कि रेन और मेन का प्रॉब्लम आ गया, छाता किस वे में पकड़े कि रेन से बच जाए, किस एंगल पे पकड़े कि रेन से बच जाए, तो क्यों पकड़े, क्यों, किस मेथड से, क्यों आपको सोचना पड़ेगा, वो चीज आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। भाई आखिर ये क्यों का जवाब है क्या। उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कैसे। अब भाई तुम क्लास 10th या क्लास 9th में पढ़ नहीं रहे हो, ध्यान से समझना, तुम पढ़ रहे हो 11th 12th और जेईई की तैयारी करो, यानी तुम हो सबसे बड़े इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे फॉर बीटेक। तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा ये तुमसे केवल कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ तो पूछेगा नहीं कि आपसे कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ पूछ दिया आप बड़े खुश हो कि चलो ठीक है भाई डी बाई डी करके निकाल लेंगे, ये तो पूछेगा नहीं कि सिंपली डेटा को फार्मूला का फार्मूला लिखे, इस पॉइंट का फार्मूला लिख के आपने सब पुट। अब आएगा इसमें मिसलेनियस कॉन्सेप्ट, यानी हो सकता है कि आपका जो डेटा अंदर मौजूद हो वो डेटा डायरेक्ट आपको फ्रिंज विड्थ का फार्मूला वाला डेटा दे ही ना रहा हो सकता हो कि आपको इंपल्स देख के फोर्स पूछ रहा हो सकता है आपको इंपल्स देके मोमेंटम पूछ रहा हो सकता है आपको इंपल्स देके मास पूछ रहा हो सकता है आपको इंपल्स देके एक्सेलरेशन पूछ रहा हो।
तो इन सभी को लिए आपको यूज करना है कैसे वाला टर्म, यानी यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन मिसलिनियस कॉन्सेप्ट। सवाल को घुमा के उस पड़ाव पर लाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। हालांकि जेई मेन में तो कुछ स्टेप तक तुम बच जाओगे, लेकिन जेई एडवांस में आप नहीं बच पाओगे। अब इन तीनों को मजबूत कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भैया इन तीनों को मजबूत कैसे करें। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजों को बता रहा हूं। हर बच्चे को सबसे पहले अपने बेसिक मैथमेटिक्स पर वर्क करना है। यानी अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी है तो आपको कोई फिजिक्स में हरा नहीं सकता। यानी आपको इंटीग्रेशन पे पकड़ है, आपको डिफरेंशिएशन पे पकड़ है, आपको मैक्सिमम मिनिमम पे पकड़ है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शंस, कर्व ट्रेसिंग, ग्राफ, इन सब पे पकड़ है। तो ट्रस्ट में आपने 60% फिजिक्स का बैटल तो जीत के रखा है अपने पास। एडवांस की स्ट्रेटजी जब भी हम पढ़ाए हैं या फिर जब भी हमारे बच्चे हमसे पढ़े हैं, हमने उनको हर बार ये बोला है कि द मोर यू सॉल्व द इंटीग्रल प्रॉब्लम, द मोर यू सॉल्व द कैविटी प्रॉब्लम, द मोर यू सॉल्व द मास रिड्यूसिबल प्रॉब्लम, द मोर यू सॉल्व नॉन यूनिफॉर्म प्रॉब्लम्स, द मोर यू विल अचीव इन जेईई एडवांस। यानी जितना आप पहाड़ तोड़ने पे वर्क करेंगे उतना ही सुनहरा रास्ता बनाएंगे। कब तक चम्मच से खाओगे? अभी आपको चम्मच से खिलाने का उम्र तो रह नहीं गया। अब आपको अपनी लाइफ में कुछ तो आगे करना है। और अगर आप छोटे पड़ाव से डर जाओगे, अभी प्रैक्टिस करने के दौरान आप छोड़ते चलोगे कि अरे इंटीग्रेशन का सवाल आ गया, हटाओ यार नहीं कर पाएंगे भाई, डर गए, बड़ा सवाल है डर गए, बड़ा गंदा सा फिगर है डर गए, तो ये डर मेंटेन रहेगा, ये डर खत्म नहीं होगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स पे आपको वर्क करना है। दूसरी चीज, आपकी ज्योमेट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी ज्योमेट्री आपकी इतनी प्यारी हो कि आप समझो कि आपको ज्योमेट्री इसलिए नहीं आनी चाहिए कि भाई मेरे को मैथ का सवाल आ रहा है। आपको ज्योमेट्री इसलिए आनी चाहिए सो दैट कि आप चीजों को विजुलाइज कर पाए कि अरे यार अगर मान लो यहां पे बॉल गया और ऑब्लिक कोलिजन किया तो ये किधर जाएगा। कोई भी रे कहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है स्फीयर के अंदर घुसी, कौन से मेथड से रिफ्लेक्ट होगी। कोई भी कॉम्प्लेक्स फिगर आ गया तो कॉम्प्लेक्स फिगर में एंगल कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स फिगर में वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे सोचेंगे, कॉम्प्लेक्स फिगर में लीनियर एंगल कैसे सोचेंगे, कॉम्प्लेक्स फिगर में अल्टरनेट एंगल कैसे सीखेंगे। यानी यू हैव, देखो ये सारी चीजें लोग इग्नोर करते हैं। अरे छोड़ो भैया क्या होता है बेसिक मैथमेटिक्स, क्या होता है ज्योमेट्री, हम क्यों करें, आप मैथ पढ़ा रहे हो, फिजिक्स पढ़ा रहे हो और आप इग्नोर करोगे। सबसे बड़ी चीज यही है जिसे आप छोड़ते जा रहे हो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको सबसे पहले अपने वेक्टर वाले चैप्टर को काफी स्ट्रॉन्ग करना है। आपको अपने यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर को काफी स्ट्रॉन्ग करना है। आपको अपने वेक्टर के बाद यूनिट एरर चैप्टर को काफी स्ट्रॉन्ग करना है और आपको उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को काफी स्ट्रॉन्ग करना है। एक समय अगर आप काइनेमेटिक्स पे थोड़ा कम दबाव भी दोगे, है ना, तो भी आपका बात बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि काइनेमेटिक्स बहुत ज्यादा दोगे ध्यान तभी नहीं आप फिजिक्स में महारत हासिल कर पाओगे। मोटा मोटा ये जो 5 चैप्टर आपके सामने लिखे हैं, ये 5 चैप्टर आपके लिए सीमेंट, बालू, रॉड, छड़ सबका काम करने वाले हैं। इनको समझने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। क्लास 11th वाले बच्चे तो पागल हो जाओगे, सोचोगे कि यार ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, जूम नहीं कर पा रहे हैं, ब्लॉक कहां से जा रहा है, कहां घुस रहा है, क्या हो रहा है, वेक्टर क्या है, समझ नहीं पा रहा। ट्रस्ट में ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है। बट दी वे कि अगर आपने 1 महीने सुंदर तरीके से, 1-1.5 महीने का ये टॉपिक रहता है, अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया, हराने वाला कोई नहीं आपको फिजिक्स में। फिजिक्स का इंटरेस्ट डेवलप करा दूंगा मैं इस वीडियो में, बता तो रहा हूं, बस बात मान लेना। आपका सिलेबस कुछ भी हो रहा, आपका सिलेबस भाग रहा हो, इग्नोर दैट, उसे नहीं सोचना है। यह सोचना है कि भाई हमें इस पे कितना वर्क करना है। आपको जब भी वेक्टर, यूनिट डायमेंशन, एरर, न्यूनतम काइनेमेटिक्स करनी है तो आपको सबसे पहले अपने आप को कहां तक ट्रेन करना है ये मैं बता दे रहा हूं। शुरुआत आपकी होगी बहुत बेसिक से, यानी आप बेसिक बातों को जानोगे। फिर आप बेसिक बीपी करोगे, यानी बेसिक प्रॉब्लम्स करोगे। फिर आप एडवांस के टॉपिक इसमें घुसोगे, एडवांस पढ़ने के लिए।
जब आप एडवांस की टॉपिक में घुसते हो तो मैं आपको एक जनरल रिसर्च ओरिएंटेड डेटा बता रहा हूं। 90% पीपल, 90% स्टूडेंट कहते हैं कि एडवांस छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। जिस दिन आपने ये एज्यूम कर लिया कि यार चलो ठीक है एडवांस छोड़ देते बाद में पढ़ लेते, उसी दिन समझो कि आपने काफी कुछ अपनी लाइफ में छोड़ दिया, क्योंकि सीखने वाला समय तो ये नहीं था ना। सीखता कहां से आदमी, जो चीजें उसको नहीं आती वही तो लास्ट में उसको बहुत अच्छी तरह सिखाती है। तो आपको क्या करना है, एडवांस के प्रॉब्लम्स को भर भर के करना है, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन मेथड के प्रॉब्लम्स को जानते हैं। जो आप काटते हो ना कि भाई कोई भी नॉन यूनिफॉर्म प्रॉब्लम आ गया आपके सामने तो आप इसे कैसे करोगे, तो आप थोड़ा सा पार्ट काटते हो इंटीग्रेशन का, जिस शेप में होता है डीएक्स अमाउंट काटते हो। फिर आपको कैविटी वाले प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से करने हैं, फिर आपको रिड्यूसिबल प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। ये सारे टाइम कंज्यूमिंग भले हैं, कई लोग तो सोल्यूशन देख लेते हैं, तुरंत खोलेंगे पीछे सोल्यूशन देखने लगेंगे। ये भी सबसे बड़ी गलती है, मैंने बहुत लोगों को अंदर देखी है। सोल्यूशन तुरंत देखने की आदत हटा दो, ये बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है कि भाई तुरंत सोल्यूशन देख लेंगे, ये सबसे बड़ा मेजर मिस्टेक है। तो सब्जेक्टिव, इंटीग्रेशन, नॉन यूनिफॉर्म, कैविटी, रिड्यूसिबल मास वाला प्रॉब्लम करो। ये जो आपके सामने पूरा का पूरा सिस्टम लिखा है ना, ये 1.5 महीने का यानी 1.5 मंथ का है। और सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं तो यही अपनी एक लड़ाई है, यही अपनी एक वार है जिसमें हमें विजयी होना है। अगर हमने इसको जीत लिया पूरे पेशेंस के साथ तो ट्रस्ट मानिए इसके आगे कुछ नहीं बचा है। अगर इसको हमने जीत लिया तो ट्रस्ट मानिए इसके आगे कुछ नहीं बचा है। जो अभी जिनके पास कम टाइम है वो 15-20 दिन इस पे टाइम देके देखें, आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट जग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यार चीजें समझ में आए कि हमें कैसे क्या करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम के सब्जेक्ट को पहचानना है। ठीक है, पहला टॉपिक कि भाई प्रॉब्लम के सब्जेक्ट को पढ़ाना है कि कोई भी फिजिक्स का जो क्वेश्चन होगा वो किसी एक स्पेसिफिक नॉलेज के आपको टेस्ट करेगा कि भाई आपको ये पर्टिकुलर फंडा क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस पढ़िए, देखिए, समझिए, तो आप अपने आप से सवाल पूछे कि मैं किस सब्जेक्ट में घुसा हूं। क्या मैं एनएलएम के सब्जेक्ट में घुसा हूं? किस सब्जेक्ट में आप घुसे हैं, यह चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए अगर आप फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी निष्ठा दिखाते हो तो। अब आप इलेक्ट्रिसिटी में घुसे हो और आप सोच कहीं और रहे हो, नहीं हो पाया प्रॉब्लम। आप टॉर्क में घुसे हो, आप कहीं और का चीजें सोच रहे हो, नहीं हो पाया प्रॉब्लम। आप पैराबोलिक मोशन घुसे हो, आप कहीं और चीज सोच रहे हो, नहीं हो पाएगा। तो जो भी टॉपिक रहता है उससे कुछ इक्वेशंस एसोसिएटेड होते हैं, एक्स वाई जेड, ये इक्वेशंस आपको अच्छी तरह आने चाहिए। कुछ अप्रोचेज होते हैं कि कैसे इक्वेशंस को कब आना है, ये आपको आना चाहिए। और रिकॉग्नाइजिंग द सब्जेक्ट कि भाई हमें चीजें करनी कैसी। अब आपसे मैं पूछूं कि फाइंड आउट रेंज, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज निकालना है और आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, आप हाइट का फॉर्मूला यूज करते जा रहे हो, मैक्सिमम हाइट क्या होगा या मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इन फॉर्मूले को आप यूज करते जा रहे हो। तो लेट मी वेरी क्लियर फर्स्ट कि इन चीजों से आपका काम नहीं बनने वाला है। तो यू शुड बी मोर प्रिसाइज। आपका अटैकिंग पावर सिर्फ एक सब्जेक्ट पे कांस्टेंट होना चाहिए कि तुरंत पकड़ूंगा, तुरंत निचोड़ूंगा। दिस इज द राइट वे। ठीक है, जब आप इतना कर लोगे तो आप सिंपली कीवर्ड्स और फ्रेजेस को तलाशो कि मेरे को गिवन डेटा क्या दिया है, मेरे को अंदर का मटेरियल से कैसे मिक्स करके कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ना है। ठीक है, दूसरी चीज, व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड। अब ये जो कब क्यों कैसे मैंने हिंदी में लिखा था देसी स्टाइल में, अब उसी को थोड़ा इंग्लिश स्टाइल में हम लोग समझ रहे हैं। This simple step can save a lot of time. Before starting to solve the problem, think about what answer will look like. Like मेरे को निकालना है कि किसी भी वेव की वजह से बनने वाला जो भी मेरा फ्रिंज पैटर्न्स है उसके बारे में मुझे कुछ निकालना है। अब मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूं कि एक्चुअल मेरा आंसर लुक कैसे होगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर वेव पैटर्न है तो कुछ एल टाइप्स होंगे, कुछ एन टाइप्स होंगे, कुछ इसके नीचे फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी और मेरा आंसर जो निकल रहा है, फिर मैं जो सोच रहा हूं वो सोच रहा हूं ml²/2। ये तो एकदम गलत सी बात हो गई। भाई हमारा जो सब्जेक्ट है, हमें सबसे पहले उस चीज को एज्यूम करना कि हमारा आंसर लुक कैसे होगा, है ना। हमें बोला है कि भाई निकालो एक क्वांटिटी और सब कुछ डेटा दिया है, आंसर आना चाहिए 3 किलो और हम निकाल लें 3n²/2, तो गलत हो गया। इट मीन्स कि आपने राइट क्वांटिटीज, राइट फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट नहीं किया अपने दिमाग में। तो आपको रिलेट करना है,
उसके बाद इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड स्पीड इट माइट बी यूजफुल टू फाइंड एक्सेलरेशन, देन सॉल्व दैट फॉर स्पीड, डिटरमाइनिंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द आंसर अर्ली सो इंश्योर यू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ए कॉमन मिस्टेक इन फिजिक्स इज सॉल्विंग फॉर द रॉन्ग थिंग। तो जो चीजें आपको करनी है उसको पहले एज्यूम करो कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट, कि भाई हमें निकालना क्या है। यह चीज आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हमें निकालना क्या है। थर्ड थिंग, व्हाट डू यू नो। भाई अब सवाल हमारे सामने है, बड़ा मजा आया देख के, हमें निकालना क्या है वो तो पता है, हम कैसे करें वो भी पता चल गया, हम जानते क्या है। थिंक अबाउट व्हाट डिटेल्स द प्रॉब्लम मेंशन गिवन डेटा, अनलेस द क्वेश्चन इज रियली बैड दे प्रोबेबली गिव यू एग्जैक्टली द इंफॉर्मेशन यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर बहुत किस्मत खराब रहती है, बहुत ही टफ या हार्ड क्वेश्चन आता है, तभी इस चीजें समझ नहीं आती। बल्कि 90% के केसेस में ये होता है। अगर मैं जेईई मेन की बात करूं तो 99% होता है, अगर मैं जेईई एडवांस की बात करूं तो 90% में एक केस होता है कि जो भी सवाल होगा वो आपको इतनी चीज तो दे देगा कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विथ प्रॉपर अप्रोच, विथ प्रॉपर स्ट्रेटजी। डोंट बी सरप्राइज्ड इफ समटाइम्स दिस इंफॉर्मेशन इज कोडेड इन लैंग्वेज। कई बार क्या होता है कि चीजों को कोड करके बोल देता है कि भाई लैंग्वेज फॉर्मेट में, कि जैसे मैं ये भी कर सकता हूं कि मैंने आपको फर्स्ट नोट का फंडामेंटल वाइब्रेशन का फॉर्मूला लिख के दे दिया गिवन डेटा में। मैं ये भी कर सकता हूं सिंपली बोल के हट जाऊं कि भाई ओपन पाइप है, डिस्प्लेसमेंट का कर्व आपको दूंगा, प्रेशर का नहीं दे रहा हूं, इसका इक्वेशन फंडामेंटल का फर्स्ट इक्वेशन ये है, फर्स्ट फंडामेंटल नोट का। मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं, तो अगर मैं फॉर्मूला दूंगा तो आप सोचोगे यार फॉर्मूला दिया, दूसरे वाले बच्चे को भी बैठा दूंगा भाई फॉर्मूला तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाना चाहूं, ए प्रॉब्लम दैट मेंशन द स्प्रिंग विद द मास रिमूव फ्रॉम द एंड इज टेलिंग यू समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट द क्वांटिटीज ऑफ फोर्स। यानी अगर कोई मास वहां से रिमूव हो चुका है तो एफ की वैल्यू सिर्फ kx पे डिपेंड होगी, कोई भी मास का वेरिएंट उसमें नहीं आएगा। तो जो जो क्वांटिटी जानते हो, जैसे प्रॉब्लम में जो भी गिवन डेटा है उसको लिख लो, है ना। टू फाइंड आउट क्या है उस फॉर्मूले को लिख लो, एक्सटर्नल डेटा क्या है उसको लिख लो। तो जब आप इस स्टेप में काम करेंगे तो 100% चांस है कि आप चीजों को सही करने वाले हो। इट्स माई गारंटी, 100% चांस है कि आप इन चीजों को सही करने वाले हो। यह चीज बहुत ही गौर से समझना। आगे, व्हाट इक्वेशंस कैन यू यूज। नाउ दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि हमें समझ नहीं आता। भैया चलो हमें सवाल भी समझ में आ गया, हमको आपकी सारी बातें समझ, अब भैया ये नहीं समझ में आ रहा कि हमें इक्वेशंस कौन से यूज करना है। तो जैसे मैं बोलूं कि अगर आपको मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है और फोर्स फाइंड करना है, तो आप क्या ट्राई करोगे, भाई एक एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाए, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू होता ही है मास इनटू एक्सेलरेशन। स्टार्ट करना है आपको फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, भाई आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर आपको कभी भी कोई भी इक्वेशन को ट्रबल फाइंड करने पे, तो आप पहले ट्रिक पे चले जाओ। पहला ट्रिक क्या था, सबसे पहला वाला, कि भाई हमें निकालना क्या है, कि हम कितनी चीजें सोच सकते हैं। तो जब आप मैनिपुलेट करने लगते हैं क्वांटिटीज के, सोचने लगते हो कि अच्छा यार मेरे को क्वेश्चन कौन सा यूज करना है, मास निकालना है तो गिवन डेटा। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि सवाल में जो डेटा होते हैं वो बड़े अलग अलग होते हैं, तो उन चीजों को भी आप यहां से समझ सकते हो, यहां से सीख सकते हो, जैसा मैंने यहां बोर्ड पे लिखा है। तो मूविंग अहेड, भाई आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, हमने अभी तक क्या बताया। अगर आपको एक बोनस ट्रिक मेरी तरफ से मिल जाए तो कैसा रहेगा। देखो ये हमेशा काम नहीं करेगा, आपके दिमाग में रहेगा तो काम करेगा। देखो कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी यू आर ट्राइंग टू फाइंड एंड क्वांटिटीज यू हैव। मतलब होता क्या है कि अगर हमारे पास ए बी सी और डी किसी भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है वर्क। तो हमें पता है कि यार वर्क की क्वांटिटी तो जूल में आएगी, है ना। तो हम ऑप्शंस को क्रॉस चेक करते हैं कि भाई कौन से ऑप्शंस का जो यूनिट है वो जूल से मिलता जुलता है। लेकिन हर जगह काम नहीं आता, लाइक मेरे एग्जांपल्स भी लिखे हैं, कई जगह नहीं काम आता है, कई जगह हाँ, जैसे ये काइनेटिक एनर्जी का, तो मास इनटू वेलोसिटी के टर्म में अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो काम नहीं करता है। अगर आप इस तरह करना चाहते हो तो ये चीजें आप डेफिनेटली सीख सकते हो, लेकिन ये समय के साथ धीरे धीरे आएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप इस पर भी वर्क करें, ठीक है। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको दूंगा, उन प्रॉब्लम्स की मदद से आपको मैं थोड़ा बहुत सिखाऊंगा किस तरह की चीजों को हम लोग करते हैं और किस तरह की चीजों को मैं सोचने पे आपको मजबूर कर रहा हूं। आपके पास हर समय के लिए 2-2 मिनट होंगे, मैं यहीं बोर्ड पे बैठ के ही आपको देखता हूं। आप एक बार अपने से पहले ट्राई करो, जो जो मैंने बोला है जस्ट स्टार्ट करो। आपके पास 2 मिनट है।
ओके, सो इट्स जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, ताकि मैं आपका थोड़ा बहुत माइंड समझ पाऊं कि आप करना क्या चाह रहे हो। देखो ये प्रॉब्लम्स ऐसे हैं यार जो बहुत बेसिक से प्रॉब्लम्स हैं जो आपको कुछ सीखने मजबूर कर देते हैं। प्रॉब्लम को पहले तो अच्छी तरह रीड करो, है ना। A 5000 kg rocket is set for vertical firing. The exhaust speed is 800 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें हैं, डेटा जो है उसको लिखते चलना है। ये स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए भाई, अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो कुछ मजा नहीं आने वाला। मास ऑफ रॉकेट कितना है भाई, 5000 किलो की आपकी रॉकेट है, ये लिख लो। उसके पास क्या बोला है कि द एग्जॉस्ट स्पीड इज, वे एग्जॉस्ट की स्पीड कितनी है, 800 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले यूनिट को भी चेंज करना कि ये ग्राम में ना हो या केजी में ही रहे, ये मीटर पर सेकेंड आवर ना हो, तो ये सारी चीजें। टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ये जिम्मेदार है एक इनिशियली अपवर्ड एक्सेलरेशन को देने के लिए जिसका मान है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारा डेटा मैं लिख रहा हूं। द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट विल बी। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाउंड क्या करना है भाई, हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ गैस। एक चीज याद रखो, अमाउंट ऑफ गैस हमें फाउंड करना है, लेकिन किस टर्म में, पर सेकेंड, ये हमें फाइंड आउट करना है बच्चा। तो हमें ये चीज समझ में आना चाहिए कि अमाउंट ऑफ गैस तो हमेशा केजी में होगा और सेकेंड तो हमेशा, टाइम तो हमेशा सेकेंड में होगा। तो केजी पर सेकेंड वाला सबसे पहले देखते कोई ऐसा यूनिट तो नहीं है ना जो केजी पर सेकेंड के बाहर है, उसको हटा दो अपने क्षेत्र से, वो हटा दो, क्योंकि भाई हमें पता है कि अगर कोई ऐसा चीज आ जाता है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो हम देखते हैं कि क्या है, ये वाला ऑप्शन में भी केजी पर सेकेंड है, ये भी केजी पर सेकेंड में, ये भी केजी पर सेकेंड में भी, तो कोई क्रॉस कटिंग तो नहीं हो पाएगी ऑप्शंस की। तो स्टेप क्या है, अब दिमाग का खेल है भाई। हम क्या समझ सकते हैं कि कोई भी चीज अगर अपवर्ड इनिशियल मोशन कर रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी ये कहती है कि अगर तुम अपवर्ड जाओगे तो नीचे हमेशा ग्रेविटी तो अपनी तरफ पुल कर ही रही है, और एक्सेलरेशन आप ए दे रहे हो, तो जो टोटल फोर्स लगता है, फोर्स नेट इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे ई ए इफेक्टिव आ जाएगा, यानी जो एक्सेलरेशन होगा वो रिलेटिव के टर्म में इफेक्टिव आएगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एग्जॉस्ट प्लस जी। तो अगर हम लोग मास की बात करें तो मास हमें पता है 5000, एक्सेलरेशन पता है हमें कितना 20 और ग्रेविटी का 10, यानी हमारे पास फोर्स आ गया 5000 गुणे 30। समझ में आ रही मेरी बात कि मैंने क्यों फोर्स निकाला सबसे पहले, क्योंकि हमें चाहिए था बच्चा कि हमें रेट ऑफ मास पर यूनिट टाइम चाहिए। मत समझ में आ रही है मेरी, आ रही है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 15 और 1 2 3 4, ये मेरे पास हो गया फोर्स। अब बहुत ध्यान से समझना, क्या फोर्स निकालना था, नहीं भैया फोर्स थोड़े निकालना था, हमें फोर्स थोड़े निकालना था, हमें फोर्स निकालना नहीं था। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था अमाउंट ऑफ गैस पर यूनिट टाइम। ये टाइम लिख लो। और हम लोग एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो फोर्स की वैल्यू होती है m इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को लिखने का एक और तरीका होता है। अगर हम लोग m को हटा दें तो हम लोग इस तरह बोल सकते हैं कि भाई ये जो m है और इधर जो हम लोग एक्सेलरेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है dv बाई dt। क्या होती है, dv बाई dt। तो अगर हम लोग बहुत छोटे क्वांटिटी में बात करें तो ये हो जाएगा dm बाई dt, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो अगर आपने इधर dm बाई dt लिख दिया, इट मींस कि ऊपर वेलोसिटी बचा, नीचे फोर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स बटे वेलोसिटी। आ गई बात समझ में भाई। हमने क्या किया, छोटा क्वांटिटी, आप m बाई t भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, वो समझने वाली बात है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, dv बाई dt, ये होती है ना। तो हमने क्या किया कि हमने सिंपली यहां पे dv बाई dt रख दिया और हमने m बाई, या फिर ऐसे कर दो, अगर तुम्हें ये समझ में ना आए, अगर तुम्हें लग रहा हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो ऐसे इसको लिख दो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू v बाई टी। कुछ समय के लिए ऐसे लिख दो, हालांकि ये ट्रू नहीं है ट्रू नहीं है। अगर हम लोग बहुत छोटे टर्म में बात करते हैं तो बहुत छोटा डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं, बट ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रॉकेट भाई कम होते रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन एक्वायर कर लेता है। तो हमें क्या निकालना था, मास पर यूनिट टाइम। तो फोर्स बाई वेलोसिटी कितनी आ गई, मास पर यूनिट टाइम। तो फोर्स कितना है 15, 1 2 3 4 0, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है 800 मीटर पर सेकेंड। तो पढ़ो, कट्टम कुट्टम करो, तो 1500 बटे 8 आ गया, यानी कि ये हो जाएगा 7 दूनी 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पच्चे 10, 750 बटे 2। तो ये आराम से एक महीना निकल गया। एकदम क्वांटिटी कितनी आ गई,
1500 बटे 4 है ना, तो 4 4 4 4, ये मेरा आ जाएगा 4 गुणे ना को यार, इसको तो फिर से इधर करना पड़ेगा, तो ये करीब करीब मेरा 187 दशमलव कुछ के आसपास आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मुझे सही लग रहा है। तो ये कैलकुलेशन पार्ट है, हमने एक बार देख लेते हैं यार सही किया कि नहीं। 15 1 2 3 4 0 बटे 800, ठीक है, एकदम करेक्ट है। 187.5 एकदम प्यारा सा सवाल का जवाब है ना, यही मुझे लग रहा है आना चाहिए। अगर 8 से भी करें, हाँ ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन देख लेना, अगर मान लो कहीं कुछ डेटा का हेर फेर हुआ होगा तो अलग चीज है, नहीं तो मुझे लगता है कि सारी चीजें विधिवत तरीके से 20 + 10 और 5000 ही है ना, ठीक है भाई, देख लेना। अगर आपको लगे कि भाई एक बार है तो आई विल जस्ट चेक कि यार एक बार, नहीं तो तुम लोग कहोगे भैया ये तो गलत है ना। ठीक है, 187.5 एकदम करेक्ट जवाब है, 187.5 एकदम करेक्ट जवाब है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। देखो हमने क्या क्या किया यार, सिंपल सी बातें समझो, हमने सारी चीजें एक्यूरेट तरीके से रखी, ये तो आसान सा सवाल है, लेकिन हर सवाल में इसी तरह की चीजें करनी है, डेटा लिखना है, क्या चीजें करना उसको समझना है। फिर हमने यहां पे क्या किया, इस पार्ट को मिसलेनियस पार्ट बोलते हैं, इसको हमने तोड़ के समझा कि भाई एक्सेलरेशन और किस तरह लिख सकते हैं। बस यही मेरी तरफ से ट्रिक है आप सभी के लिए। आशा और उम्मीद तो ये है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताना कि कैसा लगा आपको ये सेशन, और भी सेशन है कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू सो मच। यस।